Hello students, how are you? As you know, our history chapter 2 nationalism in India is in progress. Today our fourth section of the chapter and the last section is we are going to discuss this section of the chapter. Section 4 of the chapter is the sense of collective belonging. The sense of collective belonging का मतलब है कि जो नेशनलिस्ट थे उनमें एक भावना का लाना कलेक्टिव बिलोंगिंग का कि हम सब जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। और ये कैसे आई थी? नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी एंड दैट बाइंड देम टुगेदर। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की जो भावना होती है वो कैसे स्प्रेड होती है लोगों में? जब लोग ये सोचना शुरू कर दे कि हम सब सेम नेशन के ही पार्ट हैं, और जब वो कोई ऐसी यूनिटी को डिस्कवर करने लगे, ऐसी एकता को खोजने लगे जो कि उन सबको एक साथ बांधती है। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। और जो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस था, कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो भावना थी, ये किसके द्वारा आई है? यूनाइटेड स्ट्रगल के द्वारा। जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस ने मिलकर स्ट्रगल किए थे, जो संघर्ष किए थे, आज़ादी की लड़ाई की थी, जब लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग की, एक साथ मिलकर काम करने की भावना लोगों में आती है। देयर वर ए वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस। और इसमें क्या हुआ था? बहुत सारे कल्चरल सांस्कृतिक प्रोसेसेस हुए थे थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। और इन सारे कल्चरल प्रोसेस के द्वारा ही लोगों की जो इमेजिनेशन थी, जो सोच थी, जो कल्पनाएं थी, उनमें नेशनलिज्म आया था। दीज कल्चरल प्रोसेसेस वर हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, प्रिंट्स एंड सिम्बल्स। क्या क्या थे ये कल्चरल प्रोसेसेस? ये इसमें हिस्ट्री थी, अपने इंडिया के इतिहास के बारे में बताना, फिक्शन जो स्टोरी वगैरह यहाँ की होती हैं, फोकलोर जो लोक संगीत होता है, लोकगीत होते हैं, गाने, प्रिंट जो पेंटिंग वगैरह देश के लिए, भारत माता की या जो भी पेंटिंग बनाई गई, और जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं। सिंबल्स जैसे फ्लैग हो गया था जो एक नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल था। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज ऑफन सिम्बोलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। और नेशन की जो आइडेंटिटी थी उसे किस में सिंबलाइज किया गया था? किसी फिगर में, एक प्रतिमा के रूप में, एक मूर्ति के रूप में उसे बनाया गया था। इन 20th सेंचुरी द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट इज आइडेंटिटी ऑफ इंडिया वॉज एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की जो ग्रोथ हो रही थी वो इंडिया की आइडेंटिटी, इंडिया की पहचान को लेकर थी। और इंडिया की पहचान किससे बनी थी? भारत माता की इमेज के द्वारा। भारत माता की मूर्ति बनाई गई थी, उनकी प्रतिमा बनाई गई थी, जिसे भारत की, हमारे देश की आइडेंटिटी माना गया था। द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत माता की जो पहली इमेज बनाई गई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई थी। इन 1870s ही रोट वंदे मातरम। 1870s के सालों में फिर उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। और ये क्या था? ये मदरलैंड के लिए, जो हमारी मातृभूमि है, उसके लिए एक हाइमन थी, उसकी प्रशंसा में गाया जाने वाला एक गीत था। इट वॉज संग वाइडली ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में जब स्वदेशी के मूवमेंट चल रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट चल रहे थे, तब वंदे मातरम को वहाँ पर गाया जाता था।
अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता। और भारत माता की सबसे पहली जो फेमस इमेज बनाई गई थी, जो उनकी मूर्ति बनाई गई थी, वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर। और ये पेंटिंग कैसी थी, इसमें भारत माता को कैसा दिखाया गया था? इसमें भारत माता को एक एस्थेटिक फिगर में दिखाया गया था, एक सन्यासी की फिगर में दिखाया गया था। वो सी वॉज काम, वो शांत थी, कंपोज्ड थी, स्थिर थी, डिवाइन पवित्र थी और स्पिरिचुअल थी, भावात्मक थी, ऐसी उनको दिखाया गया था। इन लेट 19th century इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स, गैदर फोक सॉन्ग्स, बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स। लेट 19th century में अब जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था, वो गांव में जाने लगे थे। वहाँ पर जो बार्ड होते थे, जो फोक सॉन्ग गाने वाले लोग होते थे, वहाँ से उन्होंने फोक टेल्स, जो लोक कथाएँ होती हैं, छोटी छोटी गांव की कहानियाँ होती हैं, उनको इकट्ठा करना शुरू किया। फोक सॉन्ग जो गांव के गीत होते हैं, बैलेड्स जो पोयम होती हैं, या नर्सरी की राइम, मिथ जो कहानियाँ होती हैं, उन सबको, जो धार्मिक कहानियाँ होती हैं, उन सबको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4-volume कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल। नतेशा शास्त्री ने तमिल का जो फोक टेल्स थी, तमिल की जो कहानियाँ थी, उनको लेकर एक बहुत भारी 4 वॉल्यूम का कलेक्शन बनाया था। यानी उन्होंने बुक पब्लिश की थी, उसके 4 पार्ट्स थे, 4 बुक उसकी थी, और उसका नाम रखा था फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राइकलर फ्लैग रेड ग्रीन येलो वॉज डिजाइन। और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम ही एक ट्राइकलर फ्लैग, 3 रंगों का एक फ्लैग डिजाइन किया गया था, जिसमें 3 कलर थे, रेड, ग्रीन एंड येलो। इट हैड 8 लोटसेज। और ये फ्लैग कैसा था, इसका डिजाइन कैसा था, उसमें 8 लोटस थे, 8 कमल बने हुए थे, रिप्रेजेंटेड 8 प्रोविंसेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 8 प्रोविंसेज को, जैसे अब स्टेट होते हैं, पहले ऐसे प्रोविंस होते थे, वो 8 थे उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में, उनको ये रिप्रेजेंट करते थे। एंड अ क्रेसेंट मून, और एक अर्धचंद्र जो आधा चांद होता है वो उसमें बना हुआ था, जो कि हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था। इन 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। फिर गांधी जी ने जो ये फ्लैग था पहले वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब स्वदेशी मूवमेंट चलते थे, लोग मार्च निकालते थे, तो उस फ्लैग को लेकर लोग जाते थे। फिर गांधी जी ने अपना नया फ्लैग डिजाइन किया था 1921 में। इट वॉज ऑल्सो ट्राई कलर, ये भी 3 रंगों का ही था। इसमें कौन कौन से रंग थे, रेड, ग्रीन एंड वाइट। पहले वाले में कौन कौन से रंग थे, रेड, ग्रीन एंड येलो, और इसमें वाइट भी था। एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और इसमें बीच में एक चरखा बनाया गया था, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। और ये जो चरखा था, ये गांधी जी का सेल्फ हेल्प का जो आइडियल था, कि अपनी जो हेल्प है वो हमें खुद करनी चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करता था। और ये जो फ्लैग था, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट चलाए गए थे, उन मूवमेंट में एक सिंबल की तरह काम करने लगा था, कि इंडिया ने अपना फ्लैग बना लिया है, क्योंकि उस टाइम हर जगह पर ब्रिटिश के फ्लैग इंडिया में लहराए जाते थे। तो इसलिए इंडिया ने जब अपना फ्लैग बना लिया था, तो वो अपने मार्चेज में हर जगह उन फ्लैग को लेकर जाते थे, जो एक सिंबल था स्वदेशी का। अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और एक और दूसरा तरीका था नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने का, वो था हिस्ट्री को री इंटरप्रिटेट करना, यानी जो हमारा इतिहास है पूर्वजों का हमारे, उसे दोबारा से वर्णन उसका लोगों के सामने करना, कि जो हमारे
पूर्वज रहे हैं, जो हमारे फोरफादर्स रहे हैं, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या उन्होंने देश के लिए किया है, लोगों को वो बताया जाए। द ब्रिटिश सो इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को कैसा देखते थे? वो उनके अकॉर्डिंग इंडियंस बैकवर्ड होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, पुरानी सोच वाले होते हैं, और वो लोग अपने आप को गवर्न करने में इनकैपेबल है, यानी उन्हें सरकार चलाने का कोई ज्ञान नहीं है। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगेन डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। और इसके रिस्पॉन्स में, जो ये ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ करते थे, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने अब क्या किया कि इंडियंस क्या कर सकते हैं, इंडिया ने अब तक क्या क्या अचीव किया है, उन्हें अब खोजना शुरू कर दिया था, ब्रिटिशर्स के सामने लाना शुरू कर दिया था कि इंडिया ये कर सकता है, इंडिया की ये अचीवमेंट्स हैं। इंडिया का आर्ट, उसके आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, जिनमें इंडिया ने अब से पहले इतने सारे अचीवमेंट्स प्राप्त की थी, उन सब को अब उन्होंने खोजकर सामने लाना शुरू कर दिया था। इन देयर व्यू इंडियाज ग्लोरियस टाइम वॉज डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कोलोनाइज। और इंडियंस के अकॉर्डिंग इंडिया का जो ग्लोरियस टाइम था, जो सबसे सुनहरा टाइम था, वो तब ख़त्म होने लगा था जब इंडिया कोलोनाइज हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ने उनको जो है कोलोनाइज किया था, अपने कंट्रोल में किया था। थैंक यू। चैप्टर इज कंप्लीटेड।